अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। आज एक इशू पर बात करेंगे, लेकिन उस इशू में भी और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, और वो है पाकिस्तान का पासपोर्ट। आपको पता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो वैल्यू है इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। अफ़गानी जो है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई इसमें पाकिस्तान के एक सफ़ीर हैं, उन पर भी कुछ इल्ज़ामात हैं पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल के हवाले से। तो हम इन दोनों इश्यूज़ पर बात करेंगे और उनकी वजाहत भी साथ चलाएंगे। तो आगाज़ करते हैं एजाज़ सैयद साहब से। एजाज़ सैयद साहब, पाकिस्तान के पासपोर्ट के बारे में वैसे तो आता है कि बहुत नीचे जा रहा है, बल्कि दुनिया में जो जिनकी डिमांड बहुत से कम है, जो आखिरी 4 पासपोर्ट है उनमें पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है। ऐसा ही है। लेकिन एट द सेम टाइम पता चलता है कि अगर कोई तालिबान भी पकड़ाए जाते हैं तो वो भी, उनके पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और कोई जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनके पास से मिल जाता है। अभी कोई सऊदी अरब के हवाले से भी कोई इस तरह की बातें चल रही हैं, उधर भी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो अगर आप सऊदी अरब से ही आगाज़ करें, कोई इसके बारे में हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें हमारे नाजरीन के लिए। चीमा साहब, आपके नाजरीन के लिए शेयर करेंगे, आपके लिए शेयर किया तो फिर तो मामला द न्यूज़ में चला जाएगा। चीमा साहब, आपको पता है कि हाल ही में हमने गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा विस्पर्स सुने हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस, यानी कि किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन अब एक पासपोर्ट का सबसे बड़ा, मैं ये कहूँगा, स्कैंडल आया है, सबसे बड़ा स्कैंडल। और वो चीमा साहब, पासपोर्ट का स्कैंडल ये है कि 12,000 पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके ऊपर सऊदी वीज़ाज़ लगे हुए हैं, वो सऊदी अथॉरिटीज़ ने पकड़े हैं उधर सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। वो लोग जो पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे थे उनको पकड़ा गया है, उनसे पासपोर्ट लिए गए हैं, उनको डिटेन किया गया है, और वो पासपोर्ट वापस भेजे गए हैं पाकिस्तान में। पासपोर्ट ही भेजे गए, ये बंदे ही भेजे हैं? नहीं, बंदे नहीं भेजे। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वहाँ पर, उनसे रब्ता किया है, और पाकिस्तान के सफ़ीर ने वजारत ख़ारजा में इतला दी है। और यहाँ पे एक, जिसे कहते हैं ना, वजारत ख़ारजा में और वजारत दाखिला में एक, जिसे कहते हैं ना कि एक ज़लज़ला सा आया हुआ है। अच्छा। ठीक है, मामला चीमा साहब ये है कि सऊदी हुकाम ने जो पाकिस्तानी सफ़ीर से और वजारत सफ़ीर ने पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा से जो बातें शेयर की हैं, वो ये शेयर की हैं कि ये जो पासपोर्ट हैं ये सऊदी नेशनल्स, अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे थी सऊदी अरेबिया में, अफ़गान नेशनल्स। और चीमा साहब, बाज़ पासपोर्ट्स जो है ना वो ऐसे हैं कि नाम मेरा है नादरा के रिकॉर्ड में, और मेरे नाम का जो डाटा है वो किसी और बंदे की तस्वीर लगी हुई है, और उसी के नाम का पासपोर्ट बना हुआ है, उसी के नाम का शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ है। ठीक है, 12,000 के करीब हैं ये पासपोर्ट। ये एज़ पर टुडे मेरी इतलात के मुताबिक ये पाकिस्तानी हुकाम को कन्वे कर दिया गया है। इब्तिदा में भी कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे, और अब मज़ीद जो है वो बाकी भेज दिए गए। अहमद फ़ारूक साहब हैं पाकिस्तान के सफ़ीर सऊदी अरेबिया में, वो काफ़ी एक्टिव हैं इस हवाले से, और ज़ाहिर है परेशान भी हैं, क्योंकि ये बात ज़ाहिर है वजारत ख़ारजा की तरफ से ये बात बाहर निकलती है या पाकिस्तान की तरफ से ये बात बाहर निकलती है तो उसकी एक एम्बेरसमेंट भी है। जिस तरह के आपने कहा, और राइटली कहा, कि पाकिस्तान के जो सफारत खाना है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो रिस्पेक्ट मैं कहूँगा इंटरनेशनल लेवल पे, वो बड़ी उसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इसके ऊपर चीमा साहब, मैं आज वजारत दाखिला भी गया था। ज़ाहिर वजारत ख़ारजा पहले मैं गया, तो फिर वजारत ख़ारजा भी, वजारत दाखिला भी जाना चाहिए आप था। खारजा में जाएं तो आप दाखिला में जाएं तो आप खरूज आपका खारजा से होता हाँ, है। नहीं, हालांकि यहाँ पर आज डिफरेंट काम हुआ। आज पहले मैं वजारत ख़ारजा गया, फिर मैं वजारत ख़ारजा से खरूज किया, और फिर मैं एक और जगह गया, और फिर मैं वजारत दाखिला गया। ठीक है, तो चीमा साहब, पता ये चला है कि ये जो पासपोर्ट्स, एक और इशू भी साथ जोड़ लेते हैं ना, वो है पासपोर्ट्स का डिले। ये भी डिले भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना, कि आपको पता है आज रावलपिंडी में मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जिनको टाइम दिया गया था आज की तारीख का कि हम आपको पासपोर्ट वापस करेंगे, तो नहीं मिले।
ये सिर्फ ठीक रावलपिंडी है। का नहीं, मसला मैं नहीं एक है। मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हल्ला गुला काफ़ी हुआ है। ये इस्लामाबाद में भी मसला है, आपके जानने वाले भी, मेरे जानने वाले भी, कई लोग हैं जिनको पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा। अच्छा, उसको भी साथ अभी जोड़ेंगे, लेकिन कमिंग बैक टू दिस इशू पहले, चीमा साहब आपको पता है कि अभी अगस्त के महीने में जो पासपोर्ट के नए सरबरा आए हैं, डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन आए हैं, मुस्तफ़ा काजी उनका नाम है। इससे पहले यावर साहब थे, तो यावर साहब जो हैं वो चले गए। यावर साहब से पहले कौन थे? यावर साहब से पहले पता नहीं कौन थे, मेरे जहन में नहीं है। क्यों खरीद है? वैसे ही आप कह रहे हैं इससे पहले यावर साहब थे, हाँ, तो मैंने कहा यावर साहब से पहले कौन? मेरे ख्याल में शायद कोई बाजवा साहब थे या कौन थे, लेकिन इट डजेंट मैटर। इशू ये है कि यावर साहब के दौर में मुझे नहीं पता, या शायद उससे भी पहले, या उससे भी पहले पासपोर्ट्स बने हैं, इलीगल पासपोर्ट्स बने हैं। और वो जो पासपोर्ट्स बने हैं चीमा साहब, वो पासपोर्ट्स जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स के पास गए हैं, जिन्होंने सऊदी अरेबिया ने तो पकड़ लिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया ने पकड़ लिया, लेकिन हो सकता है कुछ और लोग भी हों जो जहाँ पे ना पकड़े जा रहे हों। अच्छा, ये कोई आइडिया है कि वो पासपोर्ट इधर से बनवा कर गए हैं या कि उधर उन्होंने कोई किसी और पासपोर्ट पे गए हैं, फॉर एग्जांपल को अफ़गानी पासपोर्ट पे गए हों, तो बाद में उधर उन्होंने कोई ये बनवाया हो, कोई ऐसा आइडिया? अच्छा चीमा साहब, अब आपने ना इस बात को, इस जो सवाल आपने मुझसे किया है, इसको एक तीसरे इशू से भी जोड़ दिया है, और राइटली जोड़ा है। पासपोर्ट पाकिस्तान से ही बने, और पासपोर्ट में चीमा साहब आप सुन के हैरान होंगे कि FIA ने भी इसके ऊपर कुछ तहकीकात की हैं, और FIA ने कुछ बंदे भी गिरफ़्तार किए हैं। FIA इसके ऊपर जो तहकीकात कर रही है, उसमें पहली दफ़ा हुआ है कि पासपोर्ट के डायरेक्टरेट की तरफ से तावन किया गया है। आमतौर पे तो होता ही है ना कि अगर नादरा का कोई केस है, नादरा के किसी ऑफिशियल का, तो नादरा के ऑफिशियल अपने बंदों को प्रोटेक्ट करते हैं, या किसी और अदारे का कोई ऑफिशियल है तो FIA तहकीकात कर रही है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इन्होंने तावन किया, 5 अफसर्स इनके वो पकड़े गए हैं, नादरा के या पासपोर्ट वाला? पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के, और इसमें नादरा के भी पकड़े जाएंगे। हाँ, ठीक है, नहीं ऑब्वियसली पहले कोई शनाख्ती कार्ड भी बने होंगे। जी जी, शनाख्ती कार्ड। असल जो मामला जो है ना चीमा साहब, प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का इतना मसला नहीं है, ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है नादरा का, कि लोगों ने इलीगली नादरा का जो डाटा है वो इस्तेमाल किया है, और नादरा का जो डाटा है उसको आपके पास अगर कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर हो तो आप क्या करेंगे? आप कौमी शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे तो आपको पासपोर्ट इमिग्रेशन पासपोर्ट बना देगा, सिंपल सी बात है। अब चीमा साहब मसला ये है कि ये जो डिले वाला भी मामला है, पहले तो मैं गिरफ्तारी की बात कर लूँ। गिरफ्तारी का मामला ये है चीमा साहब कि जो एक शख्स को FIA ने गिरफ़्तार किया, उस शख्स का नाम है चीमा साहब उमर जावेद। उमर जावेद, ये उमर जावेद लाहौर से 22 सितंबर को गिरफ़्तार हुआ। ये पासपोर्ट का एम्प्लॉई है? ये पासपोर्ट का एम्प्लॉई नहीं है। अच्छा, ठीक है चीमा साहब, आप अगली जो इन्फॉर्मेशन है आप सुन के हैरान होंगे कि इस बंदे के पास प्रिंटर मौजूद थे, वो वाले जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसके पास पेपर था, वो वाले जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन इस्तेमाल करता है। इसके पास इंक थी जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन इस्तेमाल करता है। और ये याद रखने की बात है कि ये प्रिंटर, पेपर, इंक, ये सारी इंपोर्टेड है। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन पाकिस्तान से इंक नहीं लेती, ना पेपर लेती है, ना लेमिनेशन लेती है। तो ना आप कहना चाह रहे हैं कि पासपोर्ट डिपार्टमेंट से ये चीज़ें चोरी हुई हैं या किसी ने दी हैं? चीमा साहब, पासपोर्ट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन दी गई है, कोड दिए गए हैं कि इस कोड का पेपर लें, इस कोड का वो लें। इस मामले में चीमा साहब 2 पासपोर्ट ऑफिस के जो 2 बंदे, एक रिटायर्ड है और एक हाजिर सर्विस है। वैसे तो 5 बंदे पकड़े गए, लेकिन मेन कहते हैं 2 बंदे हैं। उनका नाम है रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पे मुलज़म जो है, जिन पर इल्ज़ाम है, ये पासपोर्ट की प्रोडक्शन में तैनात एक शख्स कामरान का जिक्र किया गया है, जो कि FIA के पास है अभी, और एक रिटायर्ड अफसर हैं, इनके जूनियर अफसर हैं, सूफ़ी हनीफ उनका नाम है। ये इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा है कि ये
इस सारे मामले का हिस्सा रहे हैं, इस सारे मामले का हिस्सा रहे हैं। अभी इसके ऊपर तहकीकात जो है वो हो रही है, लेकिन जो बड़ा काम एक और हो गया, बड़ा काम चीमा साहब ये हो गया है कि पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टरेट जिस डाटा की बुनियाद के ऊपर ये पासपोर्ट बनाया करता था वो नादरा का डाटा था। अब वो नादरा के डाटा पे डिपेंड नहीं कर रहे, अब वो अपनी स्क्रूटनी कर रहे हैं, अपनी स्क्रूटनी कर रहे हैं। और चीमा साहब इस सारे मामले को देखते हुए, मैं समझा नहीं आपकी बात, नादरा की डाटा पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहे, कैसे डिपेंड नहीं कर रहे? डिपेंड इसलिए नहीं कर रहे कि मिसाल के तौर पे एक साहब हैं, उनका जो नादरा के एक्सेस है इनके पास भी है, तो एक तो ये है कि नादरा का डाटा भी चेक करते हैं, दूसरी ये है कि अपनी वेरिफिकेशन भी करते हैं, और जिसके ऊपर शक हो तो वो इलाके, जिस इलाके में आप तैनात हैं वहाँ पर और लोगों से भी पूछें। तो चीमा साहब अब ये मामला है, अब इस बंदे की जो गिरफ्तारी हुई है 22 सितंबर को, उसके नतीजे में पासपोर्ट बड़ी तादाद में मिले हैं, स्टैम्प्स मिली हैं, चीज़ें मिली हैं। अभी हमारे लोग जो हैं अभी स्क्रीन पे भी देखेंगे, ये देख सकते हैं कि स्क्रीन पे भी अभी ये चल रहा होगा, और वो बंदा भी है। इसमें जो सेफ्टी का जो चक्कर है वो भी बड़ा अहम है कि सेफ्टी का क्या मैकेनिज़्म है। इन्होंने क्या किया है कि पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन वालों ने इन्होंने क्या किया कि अब एक सॉफ्टवेयर ये बनवा रहे हैं जिसके तहत फेशियल रिकग्निशन को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जो बंदा जिसका फेस है उसका डाटा होगा इनके पास, इंडिपेंडेंट डाटा होगा। इंडिपेंडेंट डाटा को वो वेरीफाई करेंगे किसके साथ? नादरा के डाटा के साथ, ठीक है। क्योंकि ये हुआ है कि नादरा का जो डाटा है वहाँ से कुछ डाटा आया है, यहाँ पर कुछ पासपोर्ट भी बने, ये काम भी हुआ है। तो एक तो ये है कि स्क्रूटनी अपनी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है चीमा साहब कि पासपोर्ट डिले क्यों हुए, ये सबसे बड़ा मसला है ना। ऐसे तो ये है कि पासपोर्ट डिले क्यों हुए, तो चीमा साहब पासपोर्ट डिले इसलिए हुए कि जिस तरह कि आपको पता है कि पासपोर्ट का जो सारा मैकेनिज़्म है या सारा जो मटेरियल है, लेमिनेशंस हो गई, पेपर हो गया, इंक हो गई, ये सारी चीज़ें आती थी बाहर से, फ्रांस से, नीदरलैंड से और मुल्कों से। अब आपको पता है मुल्क में डॉलर का क्राइसिस रहा है, अब डॉलर नहीं थे इनके पास, और आप ये भी जान के हैरान होंगे, वजारत दाखिला के हुकाम बताते हैं कि इनके पासपोर्ट वालों के तकरीबन जो ऑफिसर्स हैं 149 ममालिक में इनके ऑफिसर्स थे, जो कि कम हो गए, 18 कम हो गए, लेकिन 49 ममालिक में इनके ऑफिसर्स थे पासपोर्ट के। चीमा साहब उनको तकरीबन 1 साल तनख्वाह नहीं मिली, 1 साल 1 साल तनख्वाह नहीं मिली, अंदाज़ा कर लें। फिर ये इसी तरह जाली पासपोर्ट, तो फिर जाली पासपोर्ट भी बनेंगे, मतलब ज़ाहिर है वो उधर भी करेंगे। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि बाज़ इनके ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पर सफ़ीरों को इस बात का इख्तियार है कि वो पासपोर्ट दे दें। इख्तियार कानूनी तौर पे है या नहीं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन सफ़ीर भी देते रहे। अब अभी हाल ही में ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है पासपोर्ट की, उन्होंने क्या किया है कि पैसे जो बाहर देने थे वो अरेंज किए हैं। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से अप्रूवल्स चाहिए थी, वजारत ख़जाना से अप्रूवल चाहिए थी। आपको पता है डॉलर की कीमत फ्लक्चुएट कर रही थी, वो अप्रूवल्स लेके चीमा साहब इन्होंने बाहर जो पैसे अदायगियाँ करनी थी वो अदायगियाँ कर दी हैं। 1 हफ़्ते के अंदर, 1 से 1.5 हफ़्ते के अंदर बाहर से तमाम चीज़ें आ जाएंगी। अभी हमारा जो बैकलॉग है पासपोर्ट का वो तकरीबन 4.5-5 लाख के करीब बैकलॉग है, यानी कि वो पासपोर्ट जो बनने हैं। अब जो नॉर्मल पासपोर्ट हैं, जो नॉर्मल फ़ीस के ऊपर बनाए जाने वाले पासपोर्ट हैं, वो नहीं बन रहे, सिर्फ वो जो अर्जेंट जिन्होंने पैसे दिए हुए वो बन रहे हैं, क्योंकि जो सामान है वो थोड़ा है, लेमिनेशन थोड़ी है, पेपर थोड़ा है, इंक थोड़ी है, तो इसलिए ये एक बैकलॉग बनता जा रहा है, लोगों को पासपोर्ट नहीं मिल रहे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगले 15 दिन के अंदर ये जो क्राइसिस है पासपोर्ट का वो ख़त्म हो जाएगा। और इसमें चीमा साहब थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट भी हुई है। जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी पासपोर्ट की, पता ये चला कि पासपोर्ट के नए दफातर खुले हैं, और चीमा साहब जो नए दफातर खुले हैं उनमें मिसाल के तौर पे एयर कंडीशनर्स हैं तो वो पहले ले लिए गए हैं,
दफ्तर अभी बने ही नहीं, पैसे आपने खर्च कर दिए। अच्छा, और सोचा होगा कोई महंगे ना हो जाए एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर महंगे हो जाएं या ना हो जाएं, लेकिन कहने का मतलब आपका काम तो पहले पासपोर्ट की प्रोडक्शन है, एयर कंडीशन तो पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए ना। फिर बहुत सारी स्टेशनरीज हैं वो ले ली, कोई यानी कि मैनेज प्रॉपर्ली तरीके से नहीं किया गया। तो अब इस सारी चीज़ को चेंज किया गया है। वी होप कि एक तो 15 दिनों में ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। 15 दिन लोगों को इंतज़ार कम से कम करना पड़ेगा। 15 दिन के बाद लोगों को तेज़ी से पासपोर्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये अपना डाटा और अपनी स्क्रूटनी करेंगे और इस वजह से डिलेज आ रहे हैं। ये मेरे पास अब तक की इतलात है। अभी आपने कोई सवाल पूछना तो वो पूछे मुझसे। शायद मैं आपसे सवाल को नहीं पूछूंगा। नहीं, पूछ लें। मैं तो आप जितना हर टाइम ही आप ना उम्मीद से होते हैं। अच्छा, कि जब भी कोई बात ख़त्म हो रही होती है ना, आप कहते हैं कि हम वी होप। वी ठीक हो। है, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ। तो मेरे ख्याल है वो काफ़ी होता है, उसके बाद सवाल की गुंजाइश नहीं रह जाती। मैं चीमा साहब, आपके पास सवाल नहीं है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता था कि आप मुझसे सवाल करें, ठीक है, लेकिन आपने सवाल नहीं किए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पासपोर्ट पहले 4-5 स्टेशंस बता देता हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा गलत पासपोर्ट बने। अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, वाह जी वाह। शायद अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इन्होंने मैं तो सोचा कि आपको इम्तिहान में ना डालूं, हो सकता है आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो। नहीं चीमा साहब, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। तो चीमा साहब, वैसे तो पासपोर्ट डायरेक्टरेट ने एक अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम दूसरों के ऊपर बाद में उंगली उठाएं। सबसे पहले हमें अपना एहतसाब जो है ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वो ज़रूरी होती है। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि इन्होंने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की है। आप सुन के हैरान होंगे, जो पहले जो 4 एरियाज़ हैं, 5 एरियाज़ हैं, वो बलूचिस्तान के हैं जहाँ पर ये पासपोर्ट बने हैं। अच्छा, बलूचिस्तान के हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले है केच, लसबेला, पंजगूर, नोशकी, किला अब्दुल्ला। ये 5 जो स्टेशन हैं ये इधर के हैं। और छठे नंबर पे पेशावर आता है। अच्छा, छठे नंबर पे पेशावर आता है। फिर 7वें नंबर पे एक और बटखेला, मानसहरा 8वें नंबर पे, तिमरगरा 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे कराची वेस्ट ब्रांच और 11वें नंबर पे कराची सेंट्रल ब्रांच और फिर 12वें नंबर पे भी कराची है। इस्लामाबाद का नंबर 13 है। अच्छा, ठीक है, इस्लामाबाद से बने हैं। इस्लामाबाद से भी बने हैं। तो इनके ऊपर भी जो है तहकीकात हो रही है कि वाकई ये कोई गलती हुई है, क्योंकि पासपोर्ट वाले किस डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो डाटा पे डिपेंड कर रहे हैं जो डाटा इनको नादरा ने दिया है। अब नादरा के जो डाटा है, नादरा के डाटा के ऊपर झोल है। और चीमा साहब, नादरा के डाटा के ऊपर झोल की मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी देना चाहूँगा। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं दे दूंगा, नहीं देंगे तो मैं नहीं दूंगा। शायद ना दें। नहीं देते यार, आप नहीं सुनना चाहते तो नहीं। दे दें भाई, जल्दी जल्दी बता दें। चीमा साहब, नादरा में मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसका नाम है मिकदाद। अच्छा, ठीक है, मिकदाद साहब हैं, इनके 4 बच्चे बताए गए हैं। तहकीकात करने पर पता लगता है कि मिकदाद साहब के जो 4 बच्चे हैं उनको मशीन रीडेबल पासपोर्ट भी जारी हुआ है। और जब फर्दर तहकीकात की जाती है तो पता ये लगता है कि ये तो अफगान नेशनल्स हैं। अच्छा जी जी, यानी वो मिकदाद जो है वो नादरा का एम्प्लॉई है। मिकदाद जो है वो पाकिस्तानी नेशनल है। अच्छा। पाकिस्तानी शहरी है। अच्छा, उसके आगे 4 बच्चे हैं। उन बच्चों के जो कार्ड बने हुए हैं, उनके पासपोर्ट बने हुए हैं, उनका ज़ाहिर है पहले कार्ड बना है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बना है, और फिर उसके एवज़ उसको मशीन रीडेबल पासपोर्ट जारी कर दिया गया जो कि अफ़गान नेशनल्स हैं। तो चीमा साहब, ये वाक़यात हुए हैं। इसके ऊपर बड़े पैमाने पर वजारत दाखिला वाले बता रहे हैं, और ज़ाहिर है पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन वाले उधर भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन असल जो काम है ये सफारत खानों में हुआ है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आल्दो के
जो पासपोर्ट डायरेक्टरेट है और इसके जो सरबराह हैं ये अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, अपने अंदर चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा जो काम है वो चीमा साहब सफारतखानों के अंदर हुआ है। सफारतखानों के अंदर की सूरत हाल बड़ी परेशान है और एक सूरत हाल आपके पास भी है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप बताएं कि वो क्या सूरत हाल। शाह जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जी जी, बड़ी मेहरबानी। शाह जी मैं भी ना, मेरा भी कलेजा फट रहा है, मैं सोच रहा था कि एजाज शाह की बात बंद करे तो मैं शुरू करूँ। बस चीमा साहब आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ। अच्छा एजाज, पासपोर्टों से आज हमारा सारा प्रोग्राम पासपोर्ट्स की नज़र हो रहा है। पासपोर्ट्स और कौमी शनाख्ती कार्ड। हाँ हाँ, यानी कि हमारी शनाख्त जो है वो इस टाइम बहरान का शिकार है। चीमा साहब आपने नादरा के बारे में बहुत ध्यान से बात करनी है। वहाँ पे जनरल साहब आ गए हैं और जनरल साहब बड़े सख्त हैं, मैंने सुना है। अच्छा बड़े सख्त हैं, चलें, बहुत ध्यान से ज़रा। ठीक है, मैं शायद पहले भी ध्यान से करता हूँ, आप ज़रा ख्याल करें। अच्छा अच्छा एजाज, हमारी जो ओमान का दारुल हुकूमत है मस्कत, तो उधर भी हमारा मिशन है और उधर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी ये है कि एक पाकिस्तानी शहरी है और उसको यानी उसके लिए उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, ठीक, मशीन रीडेबल पासपोर्ट था। ठीक। अब पासपोर्ट जब एक्सपायर हो गया तो उसने अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो उधर से सफारतखाने ने, जो उधर पासपोर्ट का अपने ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा जी कि इनका ज़रा वो पता नहीं ब्लैक लिस्ट हो गया। जब उन्होंने बनाना चाहा तो पता चला वो ब्लैक लिस्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि ब्लैक लिस्ट क्यों हुआ है, किधर से हुआ है। तो उनके पास रिकॉर्ड होता है जी कि किस इदारे ने ब्लैक लिस्ट किया या किसके कहने पे हुआ है। तो पता चला कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसका जो गुजरांवाला ऑफिस है, उसके कहने पे वो ब्लैक लिस्ट हुआ है। अब उन्होंने जो वजह बयान की कि हम इसको ब्लैक लिस्ट क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि वो बंदा वो 4th शेड्यूल में शामिल है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, बस्ता चहारम या क्या कहते हैं? नहीं, इसे 4th शेड्यूल ही कहेंगे। नहीं, उर्दू में नहीं, वो चीमा साहब 4th शेड्यूल ही कहेंगे। जो आप कह रहे हैं ना बस्ता बे, ठीक है, वो बस्ता बे थाने की वो टर्म है। ये 4th शेड्यूल, 4th शेड्यूल, चलो जी, चौथे शेड्यूल का, ठीक है, चौथे शेड्यूल में शामिल है। चौथा शेड्यूल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट मजरिया 1999 के तहत चौथा शेड्यूल उन मुश्तबा दहशत गर्दों के बारे में वो फहरिस्त है जो कि मुख्तलिफ अदारे या डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियाँ जिनको मुश्तबा करार देती हैं, या कोई इंटेलिजेंस का अदारा या CTD का या इवन पुलिस का अदारा किसी को मुश्तबा करार दे, ATC के शेड्यूल नंबर 4 में उसको रखा जाता है। तो ये मुश्तबा दहशतगर्द है ये साहब। ठीक है, ठीक है। अच्छा एजाज, मैंने आगे फर्दर चेक किया कि इस पे इल्ज़ाम क्या है कि क्यों इसको चौथे शेड्यूल में शामिल किया गया। तो CTD के ज़राए से मैंने पता किया, पता चला कि वो बंदा किसी टाइम हरकतुल मुजाहिदीन का मेंबर था और उसने कोई अमरीकियों के ख़िलाफ़ कोई हमले वगैरह के लिए कोई असला ख़रीदारी में मुलव्वस था। और एक उस पर जो एक और संगीन इल्ज़ाम था वो ये था कि वो जो पुलिस एहलकार हैं उनको कत्ल करने की कोशिश की है। ठीक है, ये उस पर इल्ज़ाम था। अब एंड ही वाज मोस्ट वांटेड इन पंजाब। हाँ, अच्छा, अब ये है कि जो उधर इमरान चौधरी साहब हैं एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि इधर पासपोर्ट बनाओ। अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं था, पासपोर्ट बनाओ। और चूँकि मशीन रीडेबल पासपोर्ट, तो वैसे ही पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हमने बनाना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका मैनुअल पासपोर्ट बना दो, जो कि पहले हमारे बनते होते थे मशीन रीडेबल से पहले। वो जी पासपोर्ट बन गया। अच्छा, वो बन गया पासपोर्ट। और ना सिर्फ कि बन गया, वो ये किसने बनाया? यानी वही जो इमरान चौधरी साहब है उनके आर्डर पे बना, जो हमारे मस्कत में सफ़ीर हैं, यानी कि ओमान में। पासपोर्ट वालों ने बनाया या उन्होंने खुद बनाया? ये इन्होंने उधर ही बनाया, मेरे ख्याल डेफिनेटली होगा पासपोर्ट से ही उधर ही। चीमा साहब, मेरे पास जो मालूमात है ना, मैं थोड़ा सा इस मामले को थोड़ा सा जानता हूँ। मेरे पास मालूमात ये हैं कि इन्होंने पासपोर्ट का जो मुकामी बंदा था उसको इंसल्ट किया और फिर इन्होंने कहा कि जी तुम पासपोर्ट नहीं बनाते तो मैं बना रहा हूँ। तो इन्होंने अपने और दस्तखत से जो हाथ से बनाते हैं ना, हाथ से फिल करके जो पासपोर्ट बनाते हैं, मैनुअल पासपोर्ट जिसे कहते हैं, तो इन्होंने उनको पासपोर्ट जारी कर दिया, जो कि पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टरेट की तरफ से जारी नहीं हुआ वो। नहीं, लेकिन ये है कि उसकी कॉपी तो वही है ना, कॉपी वही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह किसी टाइम पे आपका भी मैनुअल पासपोर्ट था, मेरा भी था, उसका भी मैनुअल पासपोर्ट, मैनुअल ही बना। ठीक है जी, ठीक है। अब ये है कि वो जो कॉपियाँ किसी और ने तो नहीं रखी हुई,
आई तो डेफिनेटली वो होंगी तो पासपोर्ट डिपार्टमेंट से। ठीक है, हो सकता है कि उधर सफारतखाने में उधर पड़ी हो तो उधर से उन्होंने को ले ली हो। ठीक है, ज़ाहिर एक सफ़ीर है, हेड ऑफ द स्टेशन है, तो हाँ, तो वो एक समझते हैं जी कि एक सफ़ीर जो है वो एक सदर पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है किसी मुल्क में, तो वो बना सकता है। अच्छा, ये वो बन गया उनका। एक तो ये बात थी उन्हीं के हवाले से। अच्छा, दूसरा जो इल्ज़ाम था वो उन पर अपने पर भी था, वो ये है कि उनका अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है इमरान चौधरी साहब का, और उसकी जो एक्सपायरी डेट है ना वो है अगस्त 2024 की। ठीक है, उन्होंने कनाडा का वीज़ा लेना था। अब कनाडा में ये एक है यानी कि आपने अमेरिका का वीज़ा लिया होगा, अमेरिका वाले ये नहीं कहते कि अगर जब तक आपका पासपोर्ट ये वाली कापी है तो तब तक के लिए वीज़ा देंगे। ऐसे ही वो आपको दे देते हैं, अगर 6 माह पासपोर्ट के हैं तो वो वीज़ा आपको दे देते हैं। आगे आप नया पासपोर्ट ला के तो उधर लिख दिया जाता है जी कि ये वीज़ा उधर कंटिन्यू करेगा। कनाडा वालों का ये है कि जितना आपका वो पासपोर्ट एक्सपायरी में टाइम है उससे ज़्यादा का वो वीज़ा नहीं देते। इन्होंने मेरा है कोई 10 साल का वीज़ा लेना था या कितने का, तो इस तरह 5 साल का था। एनीवे जब वो लेना था तो वो टाइम कम था जो इनकी एक्सपायरी डेट थी। इन्होंने जो पासपोर्ट का जो उधर ऑफिसर है उसको कहा कि भाई जनिया ज़रा मेरी डेट एक्सटेंड कर। उसने कहा जी मैं नहीं करता। और ये है कि मुझे कोई दिखाएं कि कोई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आया हो जी कि भाई इनकी डेट एक्सटेंड कर दे, आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो ये वजारत हारजा ही इस बारे में हमें कह सकती है तो फिर हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं करना तो ना कर। ठीक है, उन्होंने एक उधर है कम्युनिटी वेलफेयर ताशी, वो हमारे इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर हैं, तो उन्होंने लिख दिया जी कि भाई वैलिडिटी ऑफ दिस पासपोर्ट एक्सटेंडेड टू फलां डेट, यानी कि वो अगस्त 2027 तक का आगे जो है ना मैनुअल डेट वो डाल दी और वो एक्सटेंड हो गया उसी पासपोर्ट पे, उसी पासपोर्ट में। अच्छा, ठीक है, वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और उसके बाद यानी कि एम्बेसडर ने अपने पासपोर्ट को कम्युनिटी वेलफेयर अताशी के साइन से एक्सटेंड कर लिया। जी जी हाँ। तो और वो कौन है इंफॉर्मेशन ग्रुप के? यार मेरे ख्याल अतीक है उनका नाम। अच्छा हाँ, तो अच्छा उनका भी पासपोर्ट बन गया। ठीक है, तो ये 2 पासपोर्ट के इशू हो गए। और तीसरा है वो जो जिनका आपने जिक्र किया था लास्ट टाइम, मिर्ज़ा नदीम बेग। मिर्ज़ा नदीम बेग, हाँ जी, ठीक है जी जी। अच्छा, उनके साथ जो मसाइल चल रहे थे या इनके वो कॉन्टेक्स्ट मैं अगर बयान कर दूं ताकि दुरुस्त हो जाए वो बात थोड़ी सी, मैं ये समझता हूँ कि उस दिन जिस तरीके से हमने गुफ्तगू की है, याद है हम ज़रा थे भी जल्दी में, तो उसका तासुर ये गया कि जिस तरह। अच्छा मेरे ख्याल मैं पहले बात कर लूँ। जी जी, आप ताकि वो पता चल जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ आ जाएगी। तो इससे पहले वो बार्सिलोना में तैनात थे। हाँ, इनके जो इमरान चौधरी साहब हैं ये पहले बार्सिलोना में तैनात थे, और जो नदीम क्या नाम है, मिर्ज़ा नदीम बेग, मिर्ज़ा नदीम बेग, ये कोई जर्नलिस्ट हैं उधर, और इनके साथ कोई इनका प्रॉब्लम हो गया और उन्होंने भी कुछ सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ को कैंपेन चलाई, और वो जो जंग है वो जारी है। ये ख़ुद अब मस्कत में आ गए हैं लेकिन वो कोई टेंशन जो है वो भी चल रही है, और वो कहीं पाकिस्तान में आया और उस दौरान इन्होंने FIA को कह दिया कि इसको ज़रा इन्वेस्टिगेट करें, और अगर यानी कि वो FIA ने बाद में उसका नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया है और वो मामला उसका अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। ये मेरे ख्याल आपको ज़्यादा आइडिया है, ये आप बयान कर लें। फिर जो है जो पहले 2 एलिगेशंस हैं उस पर उनकी वजाहत है वो मैं फिर आपको बताता हूँ। चीमा साहब, वो जो हमने एक कोई प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू से एक दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिस पे हमने ये मिर्ज़ा नदीम बेग का पिछले जुमे को पिछले जुमे को स्पेन बार्सिलोना में एक इशू डिस्कस किया था कि वहाँ पे कोई लोकल जर्नलिस्ट है या सोशल मीडिया के ऊपर वो गुफ्तगू करता है शख्स, उसने कोई वहाँ पर मकामी जो पाकिस्तान का सफारतखाना है उसके ख़िलाफ़ बातें की हैं, और उन बातों के बाद वो जब वो पाकिस्तान में आया है तो पाकिस्तान में उसका नाम जनाब वो ब्लैक लिस्ट था, वो तो बाहर ही नहीं जा सकता था। बल्कि ब्लैक लिस्ट से पहले हुआ ये कि उसके घर पे FIA गुजरांवाला ने 2 छापे मारे, और जो 2 छापे मारे उसकी CCTV फुटेज भी है, ठीक है, जो एविडेंस है जो होता है। फिर ये जो आदमी है मिर्ज़ा नदीम बेग, ये जाके उधर पेश हो गया। FIA ज़ाहिर होता है ना, कोई तल्लक वास्ता सिफारिश ये वो करके उधर पेश हो गया। FIA वालों ने चीमा साहब फ़ोन करवाया मिर्ज़ा नदीम बेग से कि तुम जाके इमरान चौधरी साहब से माफ़ी मांगो। उसने माफ़ी मांगी, ज़ाहिर मांगी होगी। इस बात की तस्दीक FIA के काम भी करते हैं जी, ये हुआ है, ठीक है।
FIA के हुकाम अगली बात ये करते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप किस कानून के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमें तो सफ़ीर साहब ने उधर से ईमेल किया हुआ है, हम तो उसके ऊपर करते हैं। तो मैंने कहा जी आपकी जुरिस्डिक्शन कैसे है? उन्होंने कहा जी चूँकि ये पाकिस्तानी शहरी है इसलिए हमारी जुरिस्डिक्शन है। चूँकि ये इस पे पीका का लॉ अप्लाई किया, पीका का लॉ अप्लाई कर रहे हैं और साइबर क्राइम का। जी साइबर क्राइम जाहिर है पीका ही है ना वो। अब चीमा साहब वो बंदा जो है वो उधर चला गया। अब दो इसमें बातें, उसने जो बातें की हुई हैं वो इनके बारे में भी की हुई हैं और सफ़ीर के बारे में वाले से भी बात की हुई है। शुजात राठौर हैं आजकल वहाँ पे सफ़ीर, इनके बारे में वहाँ पर एक और खातून है जिसने लेबर कोर्ट में कोई दरख्वास्त दी हुई है, वो अलग से कोई केस चल रहा है। जो पहले हमने गुफ्तगू की थी उसका जो तासुर ये बन रहा था कि जिस तरह इन्होंने जिनसी हरासगी की है, वो एक और साहब हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, वो मामला भी अभी शायद अदालतों के अंदर चल रहा है। यानी कि उस मामले के बारे में कोई इन्होंने कोई इंटरनल इंक्वायरी हुई है, वो है या नहीं है हम नहीं कहते कि उसने कुछ जुर्म किया या नहीं, ना हम जानते हैं, ना हमें उस केस की तफसीलात पता है। ठीक है, हम इनके बारे में बात कर रहे थे और हमारा ये मौक़िफ़ था ही नहीं कि वो जर्नलिस्ट ठीक है या ये ठीक है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल और सीधा था कि अगर वो बंदा स्पेन में रहता है, मिर्ज़ा नदीम बेग स्पेन में रहता है और स्पेन में रह के वो इनके ख़िलाफ़ कोई उसने एहतजाज किया है या उसने कोई सोशल मीडिया जो है पोस्ट लगाई है या कोई काबिल एतराज़ गुफ्तगू भी हो सकता है उसने की हो, हमें नहीं पता, तो इसका केस दर्ज होना चाहिए मुकामी स्पेन में। क्योंकि अब आप बड़े ताकतवर लोग हैं, आप तो डिप्लोमेट हैं, आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, आपके ताल्लुकात होते हैं, आप लोगों को वीज़ा देते हैं, लोगों को से ताल्लुक़ रखते हैं। आप क्या करते हैं, आप FIA में अपना ताल्लुक़ इस्तेमाल करते हैं और FIA के ताल्लुक़ की वजह से आप लोगों को, आम शहरियों को तंग करने लग पड़ते हैं। अब वो बंदा यहाँ पे धक्के खा रहा है। तो चीमा साहब बात मेरी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। मेरा सिंपल सा केस है, वो मुझे नहीं पता, इमरान चौधरी साहब ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे आदमी होंगे, मेरी उनसे एक दफ़ा फ़ोन पे भी बात हुई और मुझे फ़ोन पे मुनासिब आदमी लगे। मैं नहीं कहता कि कोई बुरे आदमी है, ना मैं जज हूँ इस बात का कि वो अच्छे हैं या बुरे, मैं जज नहीं हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक नुक्ता है और मैं ऑनेस्टली ये बात पहले भी की थी और अभी भी कर रहा हूँ और इस बात को मेरे ख़्याल में हम इसको जो जितने भी मुतलका लोग हैं उनसे दोबारा अपील करेंगे, वज़ारत दाखिला से सरफराज बुकटी साहब से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और जनाब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास साहब, उनसे और फॉरेन सेक्रेटरी से और सेक्रेटरी इंटीरियर से कि वो इस मामले को ज़रूर देखें। और ये एक वाक़या नहीं है चीमा साहब, मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे पहले भी एक आध वाक़या मुझे मेरे नोटिस में है कि जिसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने पाकिस्तानी शहरी को पहले बाहर बैरून मुल्क उसको तंग करवाया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, उधर कुछ नहीं निकला, फिर वो पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में तंग करवाया। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर तरीका होना चाहिए। जब हमने पहला प्रोग्राम किया तो मुझे भी इमरान चौधरी साहब का कोई रब्ता हुआ और उन्होंने ये जो जर्नलिस्ट है नदीम, इसकी कोई पोस्टें शेयर की और जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई थी मेरी नज़र में वो काबिल एतराज़। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को रूल आउट नहीं करना चाहिए। एक जर्नलिस्ट अगर कोई अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करता है तो उसको उसका अल्फाज पर इतनी को उसको मलका ज़रूर हासिल होनी चाहिए कि अपनी सख्त से सख्त बात भी एक महज़ब अंदाज में कर सके। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये है कि उनका ये पॉइंट है जी कि मेरे बारे में इसने पता नहीं कोई 95 या पता नहीं कितनी इस तरह की पोस्टें की हुई हैं। ठीक। और मुझे ये बंदा जगह जगह बदनाम करता है और मैं लोगों को वजाहतें देता रहता हूँ। ठीक है। अब जो साइबर क्राइम वाली बात है ना, साइबर क्राइम ऐसे ही है कि वो तो उसकी तो कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर कोई बंदा बाहर रह कर करता है तो अगर किसी तरह एक आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है, फ़र्ज़ किया कि हमने एक दफ़ा कोई एक स्विस बैंक पे लिखा था, ठीक है, अच्छा स्विस का लॉ है कि अगर वो बंदा कहीं इधर आ जाए स्विट्ज़रलैंड में उसको पकड़ लें, मैं इधर बैग लिख रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं जब उधर जाऊँगा तो मेरे लिए एक नया मसला हो जाएगा। लेकिन मैं यानी कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी के भी पहले भी बात करते होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर उसने माफ़ी मांग ली है तो इन्हें भी माफ़ कर देना चाहिए और बाकी जर्नलिस्ट को भी ये चाहिए कि ये कोई कलमा हक बयान करने का तरीका नहीं है और ना ही ये कुछ सच है कि आप किसी को गालियाँ दें। ठीक है, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें। ये बाज़ औक़ात बड़े मसाइल का सबब बनती है, तो
ये भी चीज़ है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ और वो पोस्टें मैंने भी देखी हैं और इस बात पे मैंने उन साहब से रब्ता करके उनको कन्फ्रंट किया कि ये पोस्टें आपकी हैं। बकौल उसने कहा जी मैंने ये पोस्टें उनके जवाब में लिखी हैं और इन पोस्टों के नीचे भी इन्होंने कमेंट किया हुआ है इमरान चौधरी साहब ने। खैर ये इनका अपना तनाज़ा है। पहली बात यह है कि लैंग्वेज गलत कोई जर्नलिस्ट इस्तेमाल करे वो काबिल कबूल नहीं है। और मेरे ख्याल में चीमा साहब, मुझे नहीं पता ये नदीम बेग साहब की जर्नलिस्टिक क्रीडेंशियल्स क्या हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन चीमा साहब मामला ये है कि हमें जब हम पाकिस्तान को या इवन जर्नलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो जो भी हम कर रहे होते हैं ना पूरी अपनी कम्युनिटी के लिए इज्जत या बदनामी का सबब बन रहे होते हैं। अच्छा एजाज, बाकी जो दो इश्यूज़ हैं, मैंने इन तीनों ही मसाइल पर ये जो तीनों सवाल जो मैंने एलिगेशंस लगाए हैं या मैंने बयान किए हैं, इसको ये मैंने सवाल भेजे इमरान साहब के ने जो जवाब है उन्होंने बड़ा रिलैक्स लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं ज़रा की मीटिंग में हूँ, आपसे खुल कर ज़रा आराम से बात करूँगा और मैं वीडियो कॉल पे ये जो मुलज़म है इनको भी लूँगा साथ। ठीक है। अच्छा जी, मैं वीडियो कॉल होगी मेरी, तो उधर जो है वो मोहम्मद अब्बास भी बैठा हुआ था, जिसका जो हम कह रहे हैं ना फोर्थ शेड्यूल में, वो भी बैठा हुआ था, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी भी बैठा हुआ था। उन्होंने पासपोर्ट वाले बंदों को भी बुला लिया और उसके अलावा कोई दो मेरे ख्याल बलोची खवातीन और एक मर्द वो भी उधर बैठा हुआ था। उन्होंने कहा जी कि पहली बात तो ये है कि ये बंदा, मेरी एज आ एम्बेसडर ये ड्यूटी है कि मैं अपने शहरियों के इधर मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। ठीक है, इस बंदे का कहना है और उस बंदे ने उसको, उन्होंने मेरे साथ जो है ना वीडियो पे उसको कहा जी कि आप भी बताओ, तो उसने कहा जी कि मुझे 2018 में गिरफ़्तार किया गया था, हरकतुल मुजाहिदीन के साथ में था, पुराना था। ठीक है, 2018 में मुझे गिरफ़्तार किया गया कोई एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत, मुझे एग्जैक्ट एलिगेशन का नहीं आइडिया, फिर मुझे छोड़ दिया गया और उसके बाद मैं अपना पासपोर्ट बनवा के तो मैं इधर आया हूँ। मैंने बाकी एलिगेशन का हवाला दिया कि सीटीडी में तो फलां पर एलिगेशन हैं कि तुमने इधर पुलिस वाले मारे हैं। उसने कहा जी कि मैं इस इल्ज़ाम को तरदीद कर दूँ और मुझे कभी इस बुनियाद पे इन्होंने पूछा भी नहीं है। अब मुझे नहीं आइडिया कि सीटीडी ने किस तरह केस बनाया। दूसरा, उसने जो ब्लैक लिस्टिंग है पासपोर्ट की, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। ठीक है, उनके वकील से भी मेरी बात हुई, रिजवान अब्बासी उनके वकील है। ठीक है, वो भी उन्होंने मुझे एम्बेसडर साहब ने नंबर दिया कि इसके वकील से बात करो। उसने इधर चैलेंज की हुई है, वो गोला औरंगजेब साहब के पास उनका केस लगा हुआ है, देखते हैं कि वो अभी उनको केस जो है उसका फैसला नहीं हुआ। चीमा साहब, अब मैं इस पे इनपुट दूं? हाँ चीमा साहब, मैं ना उन अब्बास साहब से मिला हूँ, मुझे इस केस का पता है, मुझे पता है ना, मेरी उनसे बात हुई है। ठीक है, हमारी ज़ाहिर सुबह बात हुई थी तो तय ये पाया था कि बिल्कुल आप करें क्योंकि आपके पास भी इंफॉर्मेशन थी। मैं इसमें अब्बास साहब को जानता नहीं हूँ, वो टेररिस्ट हैं या नहीं है, रिकॉर्ड के मुताबिक तो यही चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे पास मालूमात है जो अब्बास के हक़ में है। चीमा साहब, आपको पता है कि ये शेड्यूल 4 में किस तरह डालते हैं बंदे, आपको आइडिया है? चीमा साहब, 2014 में 16 दिसंबर 2014 को जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ तो इन्होंने थोक के हिसाब से लोगों को शेड्यूल 4 में डाल दिया। कैसे? जिस किसी के ऊपर माजी में दहशतगर्दी का कोई मुकदमा दर्ज था उसको शेड्यूल 4 में डाल दिया, यानी कि आज वो कोई एक्टिव है या नहीं है। इसके हवाले से क्या यानी कि कोई नहीं, मैं इन पर्सन तो नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मामला क्या है। ठीक है, तो ये थोक के हिसाब से डाल देते हैं और कोई चैलेंज करना। फिर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है जो डीसी ऐड करता है, जिसमें वो किसी को सस्पेक्ट करा, वो आपको कह देना कि जी आप सस्पेक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के पास इस बात का अख्तियार होता है कि वो आपको शेड्यूल 4 से निकाल भी दे, लेकिन वो निकालते नहीं है, आपको होम सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है, होम सेक्रेटरी भी नहीं निकालता, फिर आपको अदालतों में जाना पड़ता है। तो ये मामला नहीं, वो बड़े इश्यूज़ हैं। अच्छा, उनका ये पॉइंट था कि मैंने इसका पासपोर्ट इसलिए बनाया है कि अगर मैं पासपोर्ट ना बनाता तो ये, चूँकि इसका इधर ये पासपोर्ट था ही नहीं, एक्सपायर हो गया था, तो ये आगे जेल में चला जाता और 3 साल जेल में रहता। फिर भी केस मैं नहीं इसका लड़ना था कि हमारे इतने पाकिस्तानी जेल में और उनको किस तरह निकाला जाए। और जो मैंने, अब ये एम्बेसडर साहब का कहना है, वो कहते हैं जी जो मैंने इसका मैनुअल पासपोर्ट बनवाया है, इस पासपोर्ट पे ये ट्रैवल नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, इस पे ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन ये इधर पकड़ा नहीं जाएगा, यानी कि ओमान में ये लीगल है अभी। ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो वो बलोच खवातीन का बताया था, उन्होंने कहा कि आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने एक बंदे का बनाया और मैंने और के भी बनाए हैं। अच्छा, ठीक है, उन्होंने कहा कि इन खवातीन से पूछें। ठीक है, मैंने इनके भी पासपोर्ट बनाए हैं, इनका भी ये इशू था और मैंने मैनुअल पासपोर्ट बनाए हैं।
और आप बताएं कि ये अगर जुर्म है तो मैं इस जुर्म को तस्लीम करता हूँ। ये उनका ये था। बाकी जो उनका अपना वाला केस था, उन्होंने कहा जी कि मैंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो मेरा उस दिन ख़त्म हो जाएगा जब मैं गवर्नमेंट की सर्विस मेरी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद वो पासपोर्ट मैंने वैसे सरेंडर कर देना है, मैंने वीज़ा लेने के लिए किया हुआ है और बाद में मेरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट चलेगा। मैंने कहा कि सर इधर क्वेश्चन ये है कि ये आपको ये तो नहीं है कि आप इतने खुद मुख्तार हैं कि अपने केस में खुद ही फैसला कर लें, ये तो वजारत हारजा को करना चाहिए। और मुझे पासपोर्ट के जो लोग हैं इधर, मेरी उनसे भी आज बात हुई थी, तो वो भी ये कहते थे कि वजारत हारजा किसी सफ़ीर का अगर इस तरह की एक्सटेंशन चाहिए हो पासपोर्ट में तो वजारत हारजा की तरफ से लेटर इशू होता है। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम इसलिए नहीं कर रहे कि अगर वजारत हारजा आपको लेटर दे देती है तो हम कर लेंगे। तो मैंने कहा कि ये तो वजारत हारजा से होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इसके बड़े प्रेसिडेंट हैं, मैं खुद और कई एम्बेसडर्स के, मैं जब उनका जूनियर था तो मैंने भी किए थे, ठीक है, कि जिस तरह अभी वो जो वो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी ने किया, मेरा किया है, तो मैं जो जब कम्युनिटी वेलफेयर अताशी के ग्रेड में था तो मैं जो है अपने सीनियर्स के भी करता रहा। बट टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट, यानी उनका ये ख्याल है, उनका ये दावा है। वो कहते हैं जी कि इसके बारे में कोई वाज़ेह रूल नहीं है कि उधर से जो है वजारत से कोई आना चाहिए, ठीक है, ये उनका अपने बारे में था। और तीसरा जो है जो इमरान है, इमरान के बारे में, इमरान क्या नाम है यार, मैं नदीम मिर्ज़ा, अब वो तो बात हो गई ना। तो मिर्ज़ा नदीम पे उन्होंने कहा जी कि मैंने इनको FIO को वाकई मैंने कहा था और मैं तंग आया हुआ था कि मेरे पे इसने इतनी गंदी गंदी पोस्टें की हैं। बाकी जो मामला है हरासमेंट वाले, फ्रेंकली मैं पहले भी सुनता आया हूँ, मैं अभी भी मैं इतनी वो पेचीदा मुझे लगते हैं कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि और ये असल में होता ही है ना कि जो जिन लोगों के बारे में बात हो रही होती है वो कहते हैं जी राठौर साहब हैं हमारे, उनको भी लोग पूछ रहे होते हैं कि सुना है कि तुम किसी लड़की ने छेड़े, और को भी किसी को मुझे भी पूछ रहे होते हैं। और जो तीसरे साहब हैं जो इनका आपस में भी इशू है, सारे जो है जब किसी की बात सुनते हैं लगता है जी कि नहीं ये बंदा ठीक है दूसरा, तो लिहाजा उसके बारे में हम कोई तय नहीं कर सकते। वो एक केस है, एलिगेशन है, किस किस पर है, यानी कि वो एक अलग से, यानी कि हम उसकी डिटेल में नहीं बस अब ये इनकी इन फाइट्स भी हैं, ये डिप्लोमेट्स की आपस में भी इन फाइट्स हैं, तो आई थिंक सो इसमें ज़्यादा नहीं पड़ा चाहिए। लेकिन हम ये तोको करते हैं कि वो जो फाइट्स हैं ना वो डिप्लोमेटिक फाइट्स होनी चाहिए, इस तरह लीगल फाइट ना हो। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम ज़रा तवालत इख्तियार कर गया, आपकी मेहरबानी कि आपने सब्र का मुजाहरा किया और सुनते रहे, देखते रहे। अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।